आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने कश्मीर को गिरवी रख दिया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर भी कर दिया। ये तस्वीरें सब कुछ समझाती हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं। यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। थोड़ा सा पीछे सर, विजुअल के लिए पीछे थोड़ा यार आईने पीछे माइक पीछे करके माइक कैमरा पीछे सर, थोड़ा सर इस साइड लेफ्ट सर, थोड़ा दूर हो जाइए सर, थोड़ा दूर हो जाइए। अरे यार कोई इधर कोई उधर, खाली पीछे हो जाएगा सर, खाली पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखिए हमारा वार्ड को आप फंसाए हुए हैं। भी नहीं। मेरे फिल्म में 6-7 बार आई तुम्हारी बात। बहुत बहुत सर, थैंक यू। मेरी तरफ ही बात करें क्या कर रहे हैं? आप खड़े रहिए, आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि राहुल गांधी एक कागज प्रमाणित करते हैं। और आज जब पेंगुइन ने इस बात को साफ कर दिया कि हमने ऐसी कोई किताब नहीं प्रकाशित की है, तो सबसे गलत और झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान जाना नहीं जाना, ये कौन सा सवाल हो सकता है? और सलमान खान क्या भारतीय नागरिक नहीं क्या? सलमान खान हमारा भारतीय है, गणपति बिठाता है, सब कुछ करता है, उसके घर में गणपति आता है, हमारी जो संस्कृति है उसको मानता है, वो उसका पूरा परिवार मानता है। और इसलिए आरएसएस एक देशभक्त और कट्टर राष्ट्र भक्ति दर्शाने वाले आरएसएस है, जिसको 100 साल हुए हैं। और जब जब आपदा आती है, संकट आते हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक खुद की जान जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते हैं, उनके लोगों की जान बचाते हैं। और इसीलिए आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का जो कार्यक्रम था, उसमें सलमान खान ने जाना, ये मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि ये अनुचित है। ये उचित है, वो भारत का नागरिक है और हमारे महाराष्ट्र का मुंबई वासी है, तो मुंबई में कार्यक्रम में तो गया उसमें। इसलिए मैं इसकी राजनीति कोई नहीं करनी चाहिए, इतने मैं कहूँगा। इंडिया भारत के मैच में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान का जाना नहीं जाना यह कौन सा सवाल है, और सलमान खान क्या भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा सलमान खान को लेकर कई बातें उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह सलमान खान गणपति भगवान को अपने घर पर बैठाते हैं और सब कुछ करते हैं और हमारी संस्कृति को मानते हैं, उसका परिवार भी मानता है। मोहन भागवत का जो कार्यक्रम था उसमें सलमान खान का जाना, उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता, ये उचित है। और वह मुंबई वासी हैं तो मुंबई के कार्यक्रम में गए, इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
जहां तक दूसरी बात है कि राहुल गांधी एक कागज ऑथेंटिकेट करते हैं संसद में, और आज जब पेंगुइन ने इस बात को साफ कह दिया कि हमने ऐसी कोई बुक ही पब्लिश नहीं की है, तो सबसे गलत और सबसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी है। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईसीसी ने 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की पुष्टि करने पर उन्होंने कहा कि अच्छा होगा। वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे, और भारत को हराना आसान नहीं होगा। भारत बहुत अच्छी टीम है। होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी ने जो भी करने को कहा है, पार्टी ने करने का जो फैसला किया है, जाहिर है पार्टी के सदस्य के तौर पर मैं पार्टी का सपोर्ट करता हूं। What's happening? Look, there are other people who can talk about this. All I can say is I'm prepared for the budget speech, which is supposed to happen at 2. I'm going to go and see what's happening. But I'm telling you, sir, because the letter has been, signed by the. You're giving me news. I'm not giving you news. So thank you very How much. do you see? Do you think it's right? Look, whatever the party has decided to do, the party has decided to do. Obviously, as a member of the party, I support the party. Thanks very much. Thank you. Please, enough. What's happening? Look, there are other people who can talk about this. All I can say is I'm prepared for the budget speech, which is supposed to happen at 2. I'm going to go and see what's happening. But I'm telling you, sir, because the letter has been, signed by the. You're giving me news. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विधायक के रूप में मेरी जो भूमिका है उसके मद्देनजर हम मंदिरी और बकारगंज नाला योजना की प्रगति को देख रहे हैं। वह बहुत जल्द योजना पूर्ण होगी। योजना जब फलीभूत होगी तो लोगों को नया जीवन मिलेगा। डिप्टी सीएम के निर्देश पर बड़े नालों का काम भी तेजी से चल रहा है। अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में अपने विधानसभा में एक विधायक के रूप में मेरी जो भूमिका है उसके दृष्टि से माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग जो एक बहुप्रतीक्षित योजना मंदिरी नाले और बाकागंज नाले की है, उन दोनों योजनाओं को आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ देखने का, जो हमारे नगर विकास मंत्री भी हैं, उसकी गति को बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत जल्द योजना पूर्ण होगी। आप सब ने इस योजना के संघर्ष को देखा है। अब ये जब फलीभूत होगा तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों को तो नया जीवन मिलेगा ही, साथ में मेरा भी बहुत पुराना एक सपना पूरा होगा। और बहुत जल्द माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो बड़े नालों का काम और भी चल रहा है, आनंदपुरी, कुर्जी नाला, सैदपुर नाला, उसका भी काम गति पकड़ा है। और सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी तो उसने अपने संकल्प को, अपने वादों को पूरा करने में लग गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराध में वृद्धि हो रही है। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। नीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दरभंगा में मामला आया। आरजेडी ने इस सवाल को सदन में उठाया है। इसका जवाब देने के बजाय जिस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इससे लोगों का मन और बढ़ता है। क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय
इस तरह की बातें करना हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके किया है डिमेंशिया हो गया है उनको, आपके विधायक कर रहे हैं पगला मुख्यमंत्री हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए स्थिति तो उनकी है, फिर डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने कहा है कि आज हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई है, आसन से आदेश मिल गया है कि 12 घंटे के लिए बाहर जाइए, तो बाहर जा रहे हैं। हम लोग का बाहर किया गया, तो आसन से बाहर किया गया, हम लोग की बात की सुनवाई नहीं हुआ, तो इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब आसनों से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए, तो बाहर जा रहे हैं, बाहर आ गए 12 घंटा के लिए। लेकिन कल नीतीश कुमार ने जिस तरह आपको पुकारा सदन के अंदर, आपको उम्मीद थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए? कितना बार बोलना है? नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के गर्मा को भूला गए हैं। उनको तो कौन लड़का लड़की के देखते कि हर सदन में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, लड़का लड़की ऐसे करता है, वैसे करता है, कोई भाषा बोलते हैं हम लोग कभी। माफी मांगनी चाहिए उनको, माफी चाहिए, हम लोग तो माफी मांगेंगे। विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की खबरों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि ये सब इनका ड्रामा है, विपक्ष का ड्रामा है। बीजेपी हर राज्य में क्यों जीत रही है, इनको दिक्कत है। पीएम और बीजेपी की जीत से इनको दिक्कत है। पूरे विश्व और भारत में ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं। इसी सीढ़ी पे बैठ के धनखड़ साहब का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, टीएमसी के माननीय सांसद जी ने। इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। भाजपा हर राज्य में क्यों जीत रही है, भी महाराष्ट्र का नगर निगम भी जीत गई 25 साल बाद। इनको दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की जीत से, उसमें बहाने तो धनखड़ साहब के लिए भी लाए थे। इन पूरे विश्व में इन लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं, भारत में अपना मजाक उड़ा रहे हैं, और ये अपने आने वाले चुनाव में अपने आप को खुद खत्म करना है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ चंद बचे हैं वो भी खत्म हो जाएं। ये चाह रहे हैं कि स्वयंभू हम लोग अपना ही नाश करें, तो ये लोग अपनी तैयारी में। लेकिन सर कि अनपब्लिश्ड बुक को ऑफ कोर्स यू कांट डू इट, नो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अनकंफर्टेबल। अनपब्लिश्ड बुक नोबडी कैन टॉक। और देश की बड़ी पंचायत में नहीं, जहाँ पे एवरीथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पे आप खांसी भी करते हैं, छींक भी मारते, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कैन से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं है, उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। अपने आप अपना भविष्य विपक्ष नहीं देख रहा है इस देश में की राजनीति में, ये उसकी चिढ़ है। यही धनखड़ साहब को इसी सीढ़ियों पे मजाक ये लोग उड़ाते थे, उनके लिए भी इमोशनल आ रहे थे। अब ये वापस एक दूसरा मजाक और ये मुंह की खाएंगे। राहुल के चेयर तक चले गए थे किस तरीके। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से डील नहीं हुई है, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात है जो बनाते हैं, हवा में बातों को बनाते हैं, और महल आओ उनसे कुछ ज़मीनी बात करें, ऐसा उन्होंने कहा है सांसद अखिलेश यादव ने। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं।
मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है, सबका साथ सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मैं एक राजनेता हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट और स्पोर्ट्स में राजनीति पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है, एक अलग गेम है। राजनेताओं को अपनी राजनीति कहीं और करने दो और क्रिकेट प्लेयर्स को अपना गेम खेलने दो। मुझे खुशी है कि कम से कम क्रिकेट इस मैच के साथ आगे बढ़ेगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह दूसरी बात है। लेकिन राजनीति क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स अलग फील्ड है, अलग खेल है। लोग को खेलने देना, राजनेता उनके राजनीति कहीं और करने दो, डिप्लोमेट्स को भी अपने काम डिप्लोमेसी में करने दो और क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो। मेरे ख्याल में यही अच्छा है। मैं खुश हूं अंत में कि एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए तो हम सारे हमारे देश की टीम के साथ ही रहेंगे, लेकिन खेल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस विषय में अभी वो जो स्पोर्टिंग फील्ड की जो इंटेग्रिटी की बड़ी जरूरी है,
उसको हम सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू। इंडियन टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आईसीसी की जितनी भी चैंपियनशिप हुई उसमें इंडियन टीम का पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। क्या ऐसे ही इसी रिकॉर्ड को जरा मेंटेन कीजिए, बस यही कहूंगा। हाँ, थैंक यू। बोकारो में जयंत सिंह हत्याकांड के बाद आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के द्वारा बीएसएल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए, उसी को लेकर इसी अवैध कार्यालय को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया। जयंत सिंह के जिस तरह से निधन हुई उसके बाद लोगों की ओर से मांग की गई थी कि आरोपी विनोद कुमार के कार्यालय को ध्वस्त किया जाए। उसी समय से अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। संपदा न्यायालय के आदेश के बाद कार्यालय और स्विमिंग पूल को मंगलवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि शुरू में लोगों का विरोध हुआ था, हालांकि पुलिस ने समझाकर विरोध को खत्म कर ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा है कि ये ऑफिस विनोद कुमार का है, जो आपराधिक तत्व का व्यक्ति है। इनके ऊपर 20 आपराधिक मामले हैं। आज जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स के ऑर्डर थे उनके अनुसार 2 तारीख को शायद ऑर्डर दिया गया था, 7 दिन का समय दिया गया था उनको विदिन 7 डेज खाली कर दें। और ये जो नहीं खाली की गई है उसमें उनका जो भी लोग इस तरह के नोटिस, कई तारीख का समय दिया गया था? 2 तारीख को ऑर्डर दिया गया था विदिन 7 डेज। तो आज एविक्शन कर रहे हैं आप लोग? जी। कहाँ तोड़ने के लिए, किसका तोड़ने के लिए आए थे? यह कोई विनोद कुमार है जो सेक्टर 6 में है, और ये सेक्टर 6 में हम लोग हैं अभी, तो सेक्टर 6 का ये काफ़ी मशक्कत करना पड़ा आपको? मशक्कत तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ जॉब, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा बड़ा रोल है मदद करने में। विरोध का भी सामना करना पड़ा आप लोगों को? विरोध का भी सामना करना पड़ा? विरोध का सामना तो यहाँ उन लोगों को भी सोचना चाहिए, बोकारो निवासी को भी सोचना चाहिए। बोकारो को बेहतर बनाएंगे तो और बेहतर ही रहेगा, इतना बेहतर बनाएं। जो लोग भी ऐसे में यह देना चाहूँगा कि जो लोग भी अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं तो कृपया खाली कर दें। अभी बोकारो की तरफ से ड्राइव में सभी लोगों को इस तरह के जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग रेवेन्यू का पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको भी नोटिस दी जा रही है, फिर बिजली कट रही है, जो आप लोगों ने शहर में ही सर जहाँ तोड़ने के लिए आए काफ़ी राजनीति हुआ इस पर, मैं इस विषय पर नहीं बताऊँगा। सर क्या कहेंगे? ये विनोद कुमार जो एक आपराधिक तत्व हैं, इन पे ऊपर 20 आपराधिक मुकदमे हैं गंभीर, और इनका ये सेक्टर 6 अंतर्गत एक यहाँ पे इलीगल पोजीशन में इनके द्वारा एक बनाया हुआ स्थान था, जो एक तरीके से एक पनाहगार के रूप में जो उनके मतलब कि संरक्षण में जो रहते थे लड़के, उनके लिए एक पनाहगार था यहाँ पे। तो उस जगह को बीएसएल के द्वारा आज एक एविक्शन ऑर्डर निकला था। उस एविक्शन ऑर्डर के को एक्सिक्यूट करने में जो हम लोग हैं यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ चल रहा है। क्या मैसेज जाएगा? हाँ, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि किसी भी आपराधिक तत्व का मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार का गलत मंशा रखते हैं तो उनको बिल्कुल उन पर ठोस कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब आखिरकार टॉर्चर सेंटर को आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया? हाँ, वो एक जो यहाँ पे एक पनाहगाह था जो बना के रखे थे क्रिमिनल्स का अड्डा, उसको तोड़ा जा रहा है आज। नगर सेवा विभाग में शिकायत आ रही थी इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उसी के तहत बोकारो स्टील ने केस फाइल करके स्टेट कोर्ट में एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश दिया स्टेट कोर्ट। ये बोकारो स्टील की ज़मीन है, पता है। बोकारो स्टील के ज़मीन पर अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो हम लोग एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं। ये नॉर्मल केस है, जैसे हम लोग ये चीज़ें रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, उसी के तहत इसको हटाने का प्रक्रिया। किसका फरमाइश था? कौन यहाँ पे अवैध कब्जा करके रखा है? विनोद कुमार के नाम से स्टेट कोर्ट में केस हुआ है और उसी का ऑर्डर जो पास हुआ। क्या क्या तोड़ा? इसके लिए कई राजनीति हुए, धरने प्रदर्शन हुए, क्या कहेंगे आखिरकार बीएसएल ने इसको तोड़ा? राजनीति से हम लोग को कोई बीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसएल अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, और शिकायत मिलने पर या नहीं भी मिलता है तो भी हम लोग हमारे बीएसएल की ज़मीन को अगर कोई एनक्रोच करता है तो हम लोग ऐसे भी रजिस्टर करते हैं कंप्लेन,
और कंप्लेन करके ऑर्डर पास करा के आप कार्रवाई करते हैं। तो ये जैसे हजारों सैकड़ों काम कर रहे हैं वैसे ये भी एक केस है हमारे लिए। नहीं, ये थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि इसको लेकर लोग काफी स्पेशल कुछ नहीं है, आप स्पेशल हम लोग बना रहे हैं, स्पेशल कुछ नहीं है। तो इतना समय क्यों लगा फिर? प्रक्रिया तो पूरा करेंगे ना हम लोग। जो प्रक्रिया है लेट डाउन प्रोसीजर है, पीपी एक्ट 1971 में जो लेट डाउन प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम लोगों ने फॉलो किया है, प्रॉपर नोटिस दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है, सुनने के बाद समझने के बाद पेपर मांगा गया, नहीं मिला है तब अपना कार्रवाई हो। ऐसे और भी कार्रवाई हमारी रेगुलर कार्रवाई होती है। सर, इस केस में इस तरीके का इतना समय क्यों लगाया गया? बहुत जगह इंक्रोचमेंट है। समय लगाया गया, इसमें पहले से केस नहीं था, इसमें फ्रेश केस फाइल किया गया है। तो फ्रेश केस फाइल करेंगे तो आपको एक मिनिमम जो टाइम है नोटिस देने का नोटिस दे करके किया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बोकारो में महिला सुरक्षा को लेकर हालात काफ़ी चिंतनीय होते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों में एक प्रकार से भय का माहौल बनता जा रहा है। लोग शहर में लगातार हो रही घटनाओं से काफ़ी चिंतित हैं। आपको बता दें कि प्रेस लिखी गाड़ी से अपहरण के प्रयास की बात सामने आई है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र की एक प्राइवेट बैंक कर्मी महिला ने नकाब पहनकर मीडिया के सामने आकर कहा कि 5 फरवरी को घर लौटते समय एक काली कार में सवार 3 महिलाओं ने उसे जबरन घर छोड़ने की बात कही। मना करने के बाद डांटने वाले अंदाज में दबाव बनाते हुए गाड़ी में बैठने की बात कही। इसी दौरान मोबाइल कॉल आने पर वह महिलाएं फौरन गाड़ी लेकर विपरीत दिशा में फरार हो गई। महिला ने दावा किया है कि कार पर प्रेस लिखा हुआ था। पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है। एक्चुअली ये तो बच्ची है कि ऐसे फिर भी इन लोग अपना थोड़ा सा प्राइवेट जॉब वगैरह में भी इन लोग हैं। शाम को स्वाभाविक 5 बजे के बाद ही ड्यूटी ऑफ होती है। उस क्रम में ये बच्ची निकली और आपका स्टेडियम वाले रोड की तरफ से वो जा रही थी। ऐसे स्कूटी से आना जाना ऐसा होता ही है, लेकिन गाड़ी की गड़बड़ी की वजह से उस दिन ये पैदल निकल गई थी वहाँ। और अचानक पीछे से ब्लैक कलर की गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? टाटा का कोई बड़ी गाड़ी थी और उस गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ था। तो वो गाड़ी से इसको 2-3 बार लोकेट किया गया। वो गाड़ी क्रॉस की, फिर आई, फिर गई और लास्ट में वो गाड़ी इसके पास आके रुक गई। बिल्कुल स्लो मूवमेंट में जिस रफ्तार से वो चल रही थी उस रफ्तार में गाड़ी भी हो गई और उसमें से महिला ने इसे आवाज दिया कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उस गाड़ी में महिलाएं भी थी। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, महिलाएं थी जी। और उसने इसे आवाज दिया कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इसने कहा कि मैं चली जाऊंगी। इस तरीके से लोग 2-4-5 पर इस पर प्रेशर बनाया गया कि नहीं चलो मैं छोड़ दूंगी। बात में फिर इसको डांट के बोला गया कि तुम्हारा घर कहीं पे है, चलो तुमको छोड़ देंगे। यानी सही बता रही थी क्या वो एड्रेस? बिल्कुल सही नहीं, एड्रेस बिल्कुल गलत वो अंदाज से बोल रही थी। ठीक। लास्ट में इसने जब फोन निकाला ना ऐसे, तब उसे लगा कि अभी किसी को बुला रही है, तो वो गाड़ी बिल्कुल काफी रफ्तार से वहां से ये निकल गई। तो इन सब बातों से प्रतीत हो रहा है किसी तरह का हादसा हो रहा है और रास्ते से बच्चियां जो गायब हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे की थोड़ा हिम्मत नहीं जुटाई होती, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया होता इसने, तो कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती। इन्होंने दिमाग भी लगाया कि मोबाइल कम से कम माता रानी का कृपा कहेंगे कि बच्ची पे था कि बच्ची सही सलामत वो बच गई। और आज हम तो इसको साधुवाद बोलेंगे, प्रशासन को बहुत बड़ा इसके द्वारा हमको सहयोग मिलेगा जी कि इतना हिम्मत जुटा के आज आई है अपनी बातों को रखने के लिए, ताकि हमारे बोकारो जिला में जो घटनाएं घट रही है उस पर कैसे हम अंकुश लगाए। बाकी हम तो ये कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से भी, जहाँ तक आवाज़ पहुँच पाएगी, कि कोई भी महिला या बच्ची शाम को 5 बजे के बाद अपने गार्जियन के साथ निकले, अकेले सुनसान एरिया से वो क्रॉस ना करें। प्रशासन से भी ये अपेक्षा है कि ऐसे इलाका में, ऐसे जहाँ जंगल झाड़ी का इलाका है, सुनसान एरिया है, वहाँ थोड़ा अलर्ट मूड में उन्हें मुस्तैदी के साथ तैनात रहना चाहिए। जी मैम। कब हुआ था सब बताइए? थर्सडे को 5 तारीख को हुआ था। शाम को 5:45 के लमसम हम ऑफिस से घर जा रहे थे, तो वो स्टेडियम वाले रोड में एक ब्लैक कलर का कार था टाटा का, और उसका शीशा उसा सब ब्लैक था। तो वो लोग ना 2-3 बार क्रॉस किए मेरे सामने से बैक टू बैक, और फिर लास्ट में वो मेरे पास आए और फिर बोलने लगे। उसमें सिर्फ लेडीज़ बैठी थी, कोई भी मेल नहीं था। वो लोग बोले कि गाड़ी भी लेडीज ही चला रही? हाँ, टोटली लेडीज ही चला रही थी। एक पीछे बैठी थी, 2 आगे बैठी थी। तो वो लोग बोले ना कि चलो घर छोड़ देते हैं, तुम्हारा तो घर यहीं सामने ही होगा। आप पैदल थे? हाँ, हम पैदल जा रहे थे। वो लोग बोले छोड़ देते, तो हम बोले हमको नहीं जाना है, हम चले जाएंगे, मेरा घर सामने है। तो वो लोग बोले चले छोड़ देते, अकेले कहाँ जाएगी इतना रात को। जब हम 2-3 बार मना किया तो वो लोग थोड़ा गुस्से टाइप में बोली चलो छोड़ देते, सामने ही तो घर है, अकेले कहाँ जाएगी, रात है। तो हम मना किया और फिर हम धीरे धीरे पैदल जाने लगे। तो वो लोग धीरे धीरे आ रहे थे पीछे पीछे,
और वैसे ही मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया, हम कॉल उठाए, वैसे ही वो लोग तेज़ी से जाके जिस साइड हमको जाना था उस साइड नहीं, दूसरे साइड वो लोग टर्न करके तेज़ी में चले गए, भाग गए। उसमें वो दिखा और उसमें ना पीछे रेड कलर से प्रेस लिखा हुआ था, जैसे नॉर्मली गाड़ी में लिखा रहता है, उस पर प्रेस लिखा हुआ था, इसलिए हम ज़्यादा नोटिस नहीं किए थे, वो बैक टू बैक जा रहा था। महिलाओं को दोबारा देखेंगी, पहचान पाएंगे? हाँ, देख लेंगे तो पहचान। क्या एज की महिला लोग होंगी? वो लोग नॉर्मली 35 यंग ही थी, ज़्यादा एज नहीं था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हम बताए घर में जाके, घर में जाके बताया। आप रहते कहाँ हैं बोकारो में? हम फोन में एड्रेस नहीं डाले तो उनका नहीं जाएगा, नहीं पूरी में रहते हैं। और किन थाना क्षेत्र का घटना है? ये सेक्टर 4। आप जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब है आपका, है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोड़ दीजिए नाम। बोकारो की ही बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए 19 गांव को पंचायत में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर पहले से ही पहल की जा रही है। पंचायत गठन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, बोकारो विधायक श्वेता सिंह, दोनों विभाग के सचिव, डीसी बोकारो और एसडीएम चास साथ में जुड़े। इस दौरान पूर्व से की जा रही 19 गांव को पंचायत बनाने को लेकर चर्चा की गई। 6 पंचायत पूर्व से गठन करने की जानकारी दी गई। इस मामले को लेकर विधि विभाग से मंतव्य लेने की बात कही गई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि यह मामला भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। नोटिफिकेशन को पहले डी नोटिफिकेशन करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने बताया कि 19 गाँव को पंचायत बनाने को लेकर पहल फिर से शुरू की गई है। पूर्व में मामला न्यायालय में चले जाने से परेशानी हुई थी। पहले से जो कागजात सरकार के पास भेजे गए हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पंचायत में गांव को शामिल करना है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिनको जो अपनी बातें कहनी थी, तो निश्चित रूप से जो पंचायती राज का जो कंसर्न है वो यही है कि वो ये भू राजस्व का मामला है, लैंड एक्विजिशन का मामला है। तो पिछली बार 2002 में भी जब घोषणा हुई थी पंचायतों की, तो कुछ चीज़ें सामने आई थी, केस वगैरह किया गया था बीएसएल के द्वारा। मान की ये स्थिति है कि अभी हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द जहाँ पे जो परेशानी आ रही है निकल करके सामने, मैं खुद अब जा कर के रांची विधि विभाग की बात आ रही थी कि वो लोग विधि विभाग से संपर्क करके और वहाँ से आश्वस्त होकर के उसके बाद वो लोग डी नोटिफिकेशन के लिए उपायुक्त को सूचित करेंगे, मतलब पत्र देंगे। तो अभी जाकर के अब विधि विभाग से और भू राजस्व से भी मैं खुद ही मिल करके और जहाँ पे जो परेशानी है उससे बात करके और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बहुत जल्द हमारी जो उत्तरी जो हमारा 19-20 गांव है उसको हम लोग जो 6 प्रस्तावित हमारा पंचायत है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी घोषणा करवा पाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।